गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो इसके पहले क्लासेस चले हैं उनमें हम लोग निषेचन की प्रक्रिया पढ़े कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में हम इसके पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब निषेचन के बाद क्या प्रक्रियाएं होती हैं, निषेचन के बाद क्या बनता है, उसका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे या इस लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है पहले से ही, निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन चेंजेस अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फ्लावर में निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद की क्या प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, निषेचन के बाद जो एग होता है, एग सेल जाइगोट में बदल जाता है और उसके साथ साथ जो डेफिनिट या जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है या पोलर न्यूक्लियस होता है वो जो है सेकंड गैमेट से मिलकर के एंडोस्पर्म का निर्माण कर देता है। ये दो चीजें बन जाती है, इसी कारण इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा गया था। एक जाइगोट बनता है, दूसरा एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, जब जाइगोट का विकास होता है तो एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश उसे पोषण प्रदान करने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। अब देखते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, और इसका जो अध्ययन है या स्टडी है, एक प्लांट है क्रूसिफेरी कुल का कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, उसमें किया गया है और उसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। लेकिन वो समझने से पहले देख लेंगे कि निषेचन के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। निषेचन के बाद भ्रूण एवं इसका विकास हम ये पढ़ेंगे, पहला चीज। दूसरा ये पढ़ेंगे भ्रूण कोश का विकास, यानी एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, यानी भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनी के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद है बीज व फल का निर्माण, भ्रूणकोश का विकास, उसके बाद है बीज व फल का निर्माण, या इस तरह से कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है भ्रूण एवं इसका विकास यानी एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, और सेकंड क्या है भ्रूणकोश का विकास। भ्रूण के बाद हम भ्रूणकोश का विकास पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। उसके बाद थर्ड है बीज व बीज का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। ठीक है, अब इन तीनों टॉपिक में से फर्स्ट टॉपिक या मेरा फर्स्ट हेडिंग क्या है, भ्रूण एवं इसका विकास यानी एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोजेनी पढ़ेंगे। एम्ब्रियोजेनी दो तरह से होता है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं उसमें दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, एक डाइकॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। तो भ्रूण एवं इसका विकास में दोनों का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, एक डाइकॉटिलिडन्स यानी द्विबीजपत्री, एक मोनोकॉटिलिडन्स यानी एक बीजपत्री, दोनों का। जबकि दोनों का प्रारंभिक जो विकास होता है मोनोकाट और डाइकाट का, दोनों का जो डेवलपमेंट होता है एक तरह से होता है, लेकिन लास्टली क्या होता है दोनों में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, इसी कारण हम दोनों का स्टडी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो उसका हम अध्ययन इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, आप फिगर के माध्यम से जान सकते हैं। और ये जो फिगर बनाया गया है क्रूसिफेरी फैमिली का एक प्लांट है, डाइकॉटिलिडन्स प्लांट है, जिसको कहते हैं कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस। इसमें दिखाया गया है कि जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद जाइगोट और उसके साथ साथ एंडोस्पर्म दोनों बन जाते हैं। बनने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, इस ओयूल के एम्ब्रियो साइट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, या लिखा हुआ है बाय ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्म्स टू सेल्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी जो यहां पर एक चीज और भी मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक एंडोस्पर्म होता है और एक होता है एम्ब्रियोसाइट। जो एंडोस्पर्म होता है और दोनों का यहां पर हिंदी में लिख रहा हूं, एक होता है एम्ब्रियोसाइट, इसको कहते हैं भ्रूणकोश, और एक होता है एंडोस्पर्म, जिसको कहते हैं भ्रूणकोश। तो इससे कंफ्यूजन नहीं रखेंगे हम लोग। जो एम्ब्रियोसाइट होता है, एम्ब्रियोसाइट के अंदर ही किसका निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और एम्ब्रियोसाइट को कहते हैं भ्रूणकोश और एंडोस्पर्म को कहते हैं भ्रूणकोश, यानी भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। तो जो
भी प्लांट का एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जाइगोट और दूसरा एंडोस्पर्म बन जाता है, और ये बनता कहाँ है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक में फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होना शुरू हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है बाय ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्म्स टू सेल्स। यहाँ टू सेल्स का निर्माण हो चुका है, ठीक है। यानी जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा दो सेल्स का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं, एक को टर्मिनल सेल या उसी को नाम दिया गया एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, जिसमें से जो टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल होता है वो चलेजा की तरफ होता है, और उसके साथ साथ बेसल या सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो सस्पेंसर सेल या बेसल सेल होता है उसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है, और उसके साथ टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल में वर्टिकल डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन के द्वारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन और उसके साथ टर्मिनल सेल में वर्टिकल डिवीजन, ये दो प्रोसेस होता है, यानी दो डिवीजन होता है, जिसके द्वारा कुछ इस तरह का टी शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेक्स टी शेप्ड फोर सेल्ड यंग एम्ब्रियो। यहाँ पर टी सेल, यहाँ टी शेप्ड है, फोर सेल्ड है, 1 2 3 4, फोर सेल्ड स्टेज का निर्माण हो गया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, फोर सेल्ड यंग एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। यानी क्या होगा, जो बेसल सेल होते हैं उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन, टर्मिनल सेल होते हैं उसमें वर्टिकल डिवीजन के द्वारा टी शेप्ड फोर सेल्ड यंग एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर टी शेप्ड यंग एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो टी शेप्ड है। उसके बाद क्या होता है, जो सस्पेंसर सेल होता है, सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद इसमें 6 से 10 की संख्या में जो सस्पेंसर सेल होता है, सस्पेंसर सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिसके द्वारा 6 से 10 की संख्या में लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम नाम दिए हैं सस्पेंसर। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है सस्पेंसर। और सस्पेंसर का जो ऊपरी जो कोशिका होती है, सबसे ऊपर की सेल्स होती है उसको हास्टोरियल सेल या वेजिकुलर सेल कहते हैं, और जो नीचे वाली कोशिका होती है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। जो फिर से एक बार देख लेंगे, जो सस्पेंसर सेल होता है, सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा ये क्या करता है, 6 से 10 की संख्या में लंबा यानी लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर का जो ऊपरी कोशिका होती है, यानी सबसे ऊपर वाला सेल होता है उसको हास्टोरियल सेल या वेजिकुलर सेल कहते हैं, और नीचे वाले को हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर करता क्या है, सस्पेंसर जो ओयूल का न्यूक्लियस होता है, कोशिकाएं न्यूक्लियस की होती हैं, उससे भोजन एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो को देने का काम करता है, यानी गिव्स न्यूट्रिशन। कौन करता है, हास्टोरियल सेल या वेजिकुलर सेल। और उसके बाद जो हाइपोफाइसिस होता है, हाइपोफाइसिस रेडिकल को जन्म देता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, यानी नेक्स्ट फिगर में। इसमें फिर क्या होता है, एक चीज अभी छूट रहा है, एक चीज और, जो टर्मिनल सेल होता है, टर्मिनल सेल क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा, जो टर्मिनल सेल है वो भी ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा 4 एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण करता है। यहाँ पर 4 एम्ब्रियोनल सेल बन गए हैं, यानी जो सस्पेंसर सेल होते हैं, सस्पेंसर सेल क्या कर रहे हैं, लॉन्ग फिलामेंटस सस्पेंसर का निर्माण कर रहे हैं, लॉन्ग फिलामेंटस यहाँ सस्पेंसर सेल ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा 6 से 10 की संख्या में लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, सस्पेंसर ही कहते हैं। सस्पेंसर क्या होगा, डिवाइड होकर के 6 से 10 की संख्या में बन जाता है, और उसके साथ साथ ऊपर वाले को हास्टोरियल सेल या वेजिकुलर सेल कहते हैं, नीचे वाले को हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है न्यूक्लियस से, और उसके साथ साथ हाइपोफाइसिस क्या करता है, रेडिकल को जन्म देता है। फिर उसके बाद बचा यहाँ पर एक सेल टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल क्या करता है, ये भी ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा 4 यानी 4 की संख्या में एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण करता है।
फिर उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये 4 एम्ब्रियोनल सेल अगेंस्ट यानी पुनः डिवाइड होकर 8 एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 8 कोशिका दिखा गया है, जिसको ऑक्टेंट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेंट स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑक्टेंट स्टेज में जो हाइपोफाइज के जस्ट नीचे वाले 4 सेल्स होते हैं, उन्हें नाम दिया गया हाइपोबेसल या उसको कहते हैं अग्रागर। और उसके नीचे जो कोशिकाएं होती हैं, 4 कोशिकाएं, उन्हें एपीबेसल या अग्राधार कहते हैं। और ये क्या करती हैं? ये मूलांकुर और अधोबीजपत्र का निर्माण करते हैं, यानी रेटिकल एंड हाइपोकॉटिल का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 4 कोशिकाएं फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा, वाई पेरिक्लाइनल डिवीजन मेक्स एपिडर्मल से, ये क्या करती हैं, जो यहाँ की कोशिकाएं होती हैं, 8 कोशिकाएं, वो क्या करती हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा एपिडर्मल सेल का निर्माण करती हैं। एपिडर्मल सेल का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद एपिडर्मल जो कोशिकाएं होती हैं, वो डर्मेटोजन यानी त्वचा जन का निर्माण करती हैं। त्वचा जन का निर्माण करती है यानी बाहर। और अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, इनर सेल्स जो होती हैं, वो क्या करती है, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा, यानी अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा प्लीरोम और पेरिग्लेम का निर्माण करती हैं। इसको कहते हैं रंभजन, इसको कहते हैं बलकुटजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये कोशिकाएं अगेंस्ट डिवाइड यानी पुनः डिवाइड हो करके क्या करती हैं, कुछ हर्ट की तरह संरचना का निर्माण करती हैं। इसको कहते हैं क्या, कॉटिलिडन। एक चीज और यहाँ पर छूट रहा है, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूं, जो प्लीरोम होता है और पेरिग्लेम होता है। प्लीरोम क्या करते हैं, स्टील का निर्माण करते हैं, और पेरिग्लेम जो है कॉर्टेक्स का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये कोशिकाएं फिर डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के कुछ हर्ट की तरह, या ये कह सकते हैं हर्ट की तरह संरचना बना लेती हैं, या कॉर्डेट स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स कहते हैं। और कॉटिलिडन्स बाद में 2 बीजपत्र में बदल जाते हैं। और एक चीज यहां पर छूट गया है, मैंने नहीं बताया, जो 4 हाइपोबेसल सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्यूमेल यानी प्रांकुर और कॉटिलिडन्स का निर्माण करते हैं। और जो एपीबेसल सेल्स होते हैं, वो रेटिकल और हाइपोबेसल का भी निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो ये टॉपिक था, कौन सा, भ्रूण एवं इसका विकास, और उसमें भी द्विबीजपत्री भ्रूण का जो विकास है, वो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, उसके बाद फिर बताएंगे भ्रूणकोश का विकास, फिर बीज व फल का निर्माण, उसके बाद आगे का जो टॉपिक होगा बताया जाएगा। बस आज तक यही, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे बताया जाएगा। थैंक्स।